नमस्कार, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़रीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चिंतन मनन में बीजेपी जुटी हुई है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अभी से अपने काडर में जोश भरना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ बीजेपी की नजर कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी कलह पर भी है। जैसा कि उसे लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और शायद इसका फायदा आने वाले चुनावों में बीजेपी उठा सकती है। लेकिन ये मंथन और चिंतन जहां बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जरिया साबित हो सकता है, वहीं इसके जरिए कांग्रेस की चिंता भी बढ़ गई है। कांग्रेस को लग रहा है कि बस्तर में जिस तरीके से खास तौर से बीजेपी फोकस कर रही है, चिंतन शिविर कर रही है, और वहीं राहुल गांधी भी बस्तर दौरे पर आएंगे, लेकिन उसके पहले ये चिंतन शिविर बीजेपी का कितना खास रहेगा, इस पर बात करेंगे। तो 2023 में चुनाव होने हैं, चेहरे पर भी मंथन हो सकता है। आने वाले 3 और 6 महीने को लेकर 2.5 साल की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो अभी से जमीनी स्तर पर नजर आने लगी है। जाहिर है 15 साल सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से जनता ने बीजेपी को नकारा, उसके बाद अपनी कमियों और खामियों पर काम करने के लिए और खास तौर से कांग्रेस सरकार जो योजनाएं लेकर आई और जिस तरीके से उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया, उसके अधूरे वादों को भी जनता के बीच ले जाने का काम बीजेपी करेगी। तो ये पहला चिंतन शिविर जो रायपुर के बाहर के इलाकों में आयोजित हो रहा है। अभी तक अगर बात करें तो राजधानी में ही इस तरह के चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता था, लेकिन बस्तर में खासतौर से इस तरह का आयोजन, और इससे कहीं ना कहीं ये जोड़कर देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय नेताओं की भी इसमें सक्रियता बढ़ेगी। तो सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी का फोकस। तो क्या कुछ तैयारी और किस तरीके का ये शिविर है बीजेपी का, आखिर क्या कुछ रणनीति इसमें भाजपा तैयार करेगी? सीधे जुड़ेंगे कुलेश्वर, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे खासतौर से बस्तर में इस चिंतन शिविर का आयोजित होना क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको रंजिता कि बिना आदिवासियों के किसी को भी सत्ता बनाना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब तक आदिवासियों का साथ नहीं मिलेगा तो एक बड़ा सीट जो है आदिवासियों का यहाँ पर है। 23 सीट जो है पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षित है। कहीं ना कहीं बीजेपी भले ही चिंतन शिविर करने में लेट हो गई, लेकिन निश्चित तौर पे स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में उनको फायदा इसका हो सकता है। जिस तरह से चिंतन शिविर करने के लिए बस्तर को ही चुना गया, जगदलपुर को चुना गया, वहाँ पे चिंतन शिविर 3 दिवस का आयोजित है। कल हमने देखा कि जिस तरह से डी पुरंदेश्वरी वहाँ पहुंची, शिव प्रगत पहुंचे, जो भीड़ वहाँ पे देखने को मिल रही थी, निश्चित तौर पे बीजेपी ने ये तो साफ दिखाने की कोशिश की है कि अब हम कांग्रेस की अपेक्षा तैयारी आगे बढ़ गए और शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में है और 3 दिवसीय बस्तर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि लिमिटेड नेताओं को बुलाया गया है चिंतन शिविर में। बीजेपी में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि लिमिटेड नेताओं को बुलाया गया है ताकि आगामी चुनाव की रणनीति बनाया जा सके। क्योंकि अभी अगर हम रणनीति में क्या कुलेश्वर ये भी माना जाए कि इस 2.5 साल में जो कुछ सरकार ने कार्य योजना तैयार की और जिस तरीके से उसे अमली जामा पहनाने की वो बात कर रही है, कुछ ऐसे भी विषय हैं जो अभी तक घोषणा पत्र के धरातल पर नहीं उतरे, चाहे वो हम शराबबंदी की बात करें, रोजगार से संबंधित बात करें, क्या इन मुद्दों को बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी? निश्चित तौर पे बीजेपी तमाम विषयों को भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब अगर हम बात करें बस्तर की, तो बस्तर में कुछ दिनों से जो आदिवासी हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ जो है वहाँ पे नजर आ रहे हैं। चाहे वो सिलगेर घटना की बात करें, सिलगेर में जिस तरह से गोलीबारी होती है, वहाँ पे 2-3 लोगों की मौत हो जाती है आदिवासियों की। लंबे समय से वो धरना करते हैं, फिर इनका विधायक दल जो मिलने जाता है, तो आदिवासियों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी बस्तर में करना चाहती है कि ये फायदा हमको हो।
इस कारण जो है इस समय बस्तर को चुना गया और बस्तर में चिंतन शिविर हो रहा है। जो टारगेट है वो बस्तर नजर आ रहा है। कुलेश्वर बने रहिएगा। इस वक्त विनीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं बस्तर से, और जिस तरीके से बस्तर में देख रहे हैं विनीत हम 3 दिन का ये चिंतन शिविर, खास तौर से बस्तर की अगर हम बात करें, कांग्रेस की चुनावों के बाद पकड़ मजबूत नजर आती है, लेकिन जैसा कि अभी कुलेश्वर कह रहे थे कि हालिया कुछ घटनाओं के बाद कुछ नाराजगी भी दिखी और पार्टी के अंदर भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या यही वजह है कि बीजेपी ने बस्तर को टारगेट बनाया है, वहीं से आगे वो 2023 की राह निकालने की कोशिश करेगी? 2023 के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी रणनीति कही जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी बस्तर से अगर 12 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत पे अगर बैठना है, अगर वक्त रास्ता साफ करना है तो 12 सीटें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और रही बात जो आपने कही बीते घटनाओं के निश्चित रूप से तरमीम के बाद यहाँ पे जो सिलगेर में जो घटना हुई, जहाँ पे आदिवासी जो बहुल क्षेत्र के लोग हैं लगातार आंदोलन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर अवसर को तलाशना चाह रही है और हर अवसर का उपयोग करना चाहती है। कहीं ना कहीं सत्ता की राह में वापसी आने के लिए किसी भी अवसर को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। और इसी के मद्देनजर अगर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आज बस्तर से यहाँ पे आगाज शुरू किया और कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए यहाँ पे मंथन चालू किया और हर मुद्दे को लेके, जनता के हर बातों को लेके सामने में आएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेर के सत्ता पाने की राह तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से खासतौर से बस्तर पर फोकस होना, लिमिटेड नेताओं का बुलाया जाना और क्षेत्रीय नेताओं पर खासतौर से बातचीत करना और उनके जरिए आगे की राह को आसान करने की बात जो बार बार कही जा रही है, चाहे हम धर्मलाल कौशिक की बात करें या डी पुरंदेश्वरी की बात करें, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल नागरिक की अगर बात करी जाए तो 12 की 12 अगर बस्तर की 12 विधानसभा सीटें होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ एक सीट भाजपा की थी, लेकिन जब गायक जी का निधन हुआ उसके बाद ये सीट कांग्रेस से झोले में चले गए। तो निश्चित रूप से अगर बस्तर की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो 12 की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार एक प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे जो सीटें हैं उसको वापस लाया जाए और एक जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर वो अवसर को उपयोग करना चाह रही है। राहुल गांधी का भी बस्तर दौरा आगे आने वाले वक्त में प्रस्तावित है और उससे पहले बीजेपी यहाँ पर चिंतन शिविर कर रही है। क्या लग रहा है, कांग्रेस में भी इस बात को लेकर चिंता दिख रही है क्या? कहीं ना कहीं चिंता पे तो बीता है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रदेश के सूबे की अगर राजनीति की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ उथल पुथल चल रही है। तो इस रूप से अगर वहां पे अगर राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं तो इसको देखते हुए कि बीजेपी हर वो अवसर को देख रही है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक मंथन चालू कर रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी आने से पहले यहाँ पे हर वो अवसर को तराशा जाए और हर प्रकार की यहाँ पे राजनीति को लेके यहाँ पे जितने भी अगर बात की जाए कि बस्तर में सिर्फ 6 यहाँ पे जो बड़े लीडरों को उनको अनुमति मिली है, तो कहीं ना कहीं इस बात को मंथन भी किया जाएगा कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो हार हुई उस हार को मंथन किया जाएगा, इन 3 बिंदुओं पे काम किया जाए जिससे अग्रिम 2023 के जो चुनाव होंगे उससे बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके और 12 सीटों के बदौलत कहीं ना कहीं सत्ता पे। देखिए विनीत, 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी सीटें ना मिल पाना बस्तर में, ये बीजेपी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं कमियां रह गई, कुछ ऐसी बात जो उन्होंने नहीं समझी आदिवासियों के हित से जुड़ी हुई। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि फिलहाल चेहरे पर बात नहीं हो रही है, कार्य योजना तैयार हो रही है, ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि कैसे सीटों को जीता जाए। तो इसमें क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? बिल्कुल लाजमी थी। इस रणनीति की बात करी जाए कि जिस प्रकार से सीटें निकली कि 15 साल के सत्ता रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर यहाँ पे बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में जो हार का सामना करना पड़ा है, तो चेहरे की बात तो अलग है और बहुत सारे जो बिंदुओं पे यहाँ पे संगठन को लेकर तैयारियां की जाएंगी, संगठन में कैसे काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो आम जनता क्या चाह रही है और कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको लेके आम जनता के बीच जाने का हर वो प्रयास करेगी और बिल्कुल ये कोशिश करेगी कि यहाँ पे जो जिनके जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी मजबूत है, वो निचले स्तर का अच्छी तरीके से काम करे। ऐसे सारी बिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी मंथन करने के बड़े बड़े लीडर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा कि आम जनता के मुद्दों को लेकर मुखर से सामने में आया जा सके, संगठन को एक मजबूत किया जा सके और उन बातों को मंथन किया जा सके कि किस कारण से हार हुई। बिल्कुल, किन कारणों से हार हुई थी कुलेश्वर, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बीजेपी ढूंढने में अभी से जुट गई है। अभी 2.5 साल बाकी है, लेकिन जो रोड मैप है, किस तरीके से चिंतन शिविर में बातचीत हो रही है, चेहरे पर बात नहीं हो रही है और खास तौर पर योजनाएं जो कांग्रेस सरकार जनता के बीच नहीं लेकर आ पाई है, उसे फोकस करने में बीजेपी जुट गई है ताकि जनता से कनेक्ट हो सके। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी इस समय 2023 में पूरी कोशिश कर रही है कि हम सत्ता में आए और इस कारण जो है लगातार सरकार के खिलाफ मैदान में भी हमको भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रही और निश्चित तौर पर जिस तरह से फोकस अब बस्तर में हो रहा है, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जो है
चाहती है कि एक बार हम फिर सत्ता में जाए। कल की जो बैठक है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर हमारी हार क्यों हुई, इस बारे में समीक्षा हुई। नेताओं ने पहली बार जो है खुलकर पार्टी के सामने बात रखा, क्योंकि बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, लेकिन जो आपसी गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में भी काफी हावी हो गया था। और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो उनको 2018 विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन एक बार फिर से सबको साथ में लेकर कैसे चला जाए, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए, सरकार के वादा खिलाफी को किस तरह से जनता को बताया जाए, और हम क्या करेंगे आने वाले समय में, और हमने क्या किया 15 साल, ये जनता को बता दी। इसको लेकर जो है चिंतन शिविर में जो है मंथन हो रहा है, ताकि 2023 के लिए ठोस रणनीति जो है 15 साल के बाद कांग्रेस के लिए जो परिणाम आए चुनावों के बाद वो काफी सुखद हैं, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस में लड़ाई दिख रही है सीएम कैंडिडेट को लेकर, जो बातें अंदर चल रही थी अब वो खुलकर सामने बाहर हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ये चिंतन शिविर नहीं चिंता शिविर है। लेकिन अगर हम बाकी चीजों को समझें तो वाकई चिंता की बात किसके लिए नजर आ रही है? देखिए, चिंता की बात तो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जहां बीजेपी लगातार बैठकों का दौर कर रही, वहीं कांग्रेस जो है अपने आपसी ही उलझनों में जो है उलझी हुई है। जी जी। कांग्रेस जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो घटनाक्रम हो रहा है कहीं न कांग्रेस के लिए नुकसान हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बुठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो मिल गया है, और निश्चित तौर पर आगामी समय में इसको बुलाने की कोशिश करेगी। इससे ये साफ है संकेत है कि लगातार जो है बीजेपी आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और 2023 में एक बार फिर से हम सत्ता में कैसे वापस आए, इसको लेकर जो है रणनीति तैयार करी है। और जो 3 दिन का इनको बस्तर में जो चिंतन शिविर कर रहे हैं जगदलपुर में, कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है निश्चित तौर पर बीजेपी को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, विनीत मेरे साथ हैं। विनीत, अगर हम जातिगत समीकरणों पर बात करें तो क्या लगता है 15 साल में कुछ कमजोरियां रही, शायद सत्ता में रहते हुए भी उन्हें नहीं समझा गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब जातिगत समीकरण के रास्ते आने वाले चुनावों की रणनीति बनाना, ये बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकता है? तो जातिगत अगर समीकरण की बात करें तो नाजरीन जी, बिल्कुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और हर आदिवासी बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, और लगातार वो प्रयास कर रही है कि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो सीटें उनको हार का सामना देखना पड़े, उन सीटों को वापस लिया जाए और आम जन के बीच में वो एक विश्वास बन सके। और निश्चित रूप से एक बात कही जाती है, यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दुखद ये रहा था कि जितने भी उनके हाई प्रोफाइल लीडर हैं वो सबको उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो हर वो मंथन किया जा रहा है कि किस प्रकार वो हार हुई, किस कारण बड़े बड़े लीडरों ने हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से एक सुखद परिणाम रहा और सत्ता पर 3 साल का कार्यकाल हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के सारी कमियों को निकालने के बाद वो हर वो कमियों को बाहर निकालेगी, जनता के सामने में लेके जाएगी आदिवासी बहुल क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पे अगर सिलगेर का मसले की अगर बात करते हैं तो लगातार वहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग वहाँ पे आंदोलन करते आ रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन किसी प्रकार का जो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक आरोप लगाती जा रही है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे सही तरीके से आम जनता के साथ या आदिवासी बहुल क्षेत्र में सही तरीके से उनके साथ न्याय नहीं मिल पड़ा। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर अवसर को तराशने का प्रयास कर रही है कि इस पूरे 12 विधानसभा सीटों में कहीं ना पूरी आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसको तराशा जाए, और भारतीय जनता पार्टी अगले जो विधानसभा 2023। चलिए विनीत, बने रहना आप मेरे साथ। और कुलेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त सच्चिदानंद उपासने जुड़ रहे हैं। उपासने जी, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है? देखिए, चिंतन शिविर के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर है, प्रदेश का नेतृत्व भी यहाँ पर है, और इस विचार में मंथन में जो हमारी कमियां खामियां रही हैं उनको हम चिंतन कर रहे हैं कि उसमें विचार करके कि पार्टी की ऐसी क्या गलतियां हो गई 15 साल में जिनको सुधारने की आवश्यकता है। इस समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपना विचार करती है, चिंतन करती है, कमियां खामियों को निकालती है, और उसी की एक कड़ी है। और निश्चित रूप से आगामी 2 साल बाद चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस स्वरूप में उतरेगी, और जो कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा किया है, इस प्रदेश की जनता के साथ छल किया है, और छल के आधार पर इस सत्ता में काबिज हो गई है। 15 सालों का कार्यकाल जिस प्रकार से था इस प्रदेश में, आज विकास सब रुद्ध हो गया है। सब प्रकार से झूठ बोलकर, शराब के नाम पर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर जनता को कहा गया, बेरोजगारों को कहा गया 2500 रुपए हम आपको आते ही पेंशन देंगे, आपके बैंक खाते में 2500 रुपए डालेंगे, आपकी बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सब मामलों में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ
आदिवासी आज सड़कों पर दिख रहे हैं। आदिवासी अपनी मांगों को लेकर बड़ी मात्रा में आज आंदोलनरत है। तो ये सब मुद्दे हैं जिनके पर भी विचार करेंगे। चलिए, आप भी मान रहे हैं कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी कहीं कोई चूक हो गई और इस वजह से बस्तर की 12 सीटें आपके हाथ से खिसक गईं। लेकिन अब ये जो आप समीकरण बिठा रहे हैं, क्या इसमें खासतौर से जातिगत समीकरण भी शामिल हैं? क्योंकि आदिवासी नेताओं की हम बात करें, एससी वर्ग की हम बात करें, इस वर्ग से आने वाले नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो है अधिकांश सीटें आदिवासी वनांचल की सीटें हैं। अधिकांश आदिवासी सीटें हैं, बस्तर, सरगुजा। कोई भी राजनीतिक दल इसको अनदेखा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बस्तर का विकास किया, बस्तर के बारे में सोचा है, सरगुजा के बारे में सोचा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही सरगुजा नक्सल मुक्त हुआ। ये सारी बातें हैं जिनके आधार पर और जिस प्रकार से झूठ के बहकावे में आकर आदिवासी और मैदानी क्षेत्र के मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, वही कांग्रेस यही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गए। इन सब बातों को विचार करके क्या कारण थे कि जिसके कारण से क्या केवल झूठ के आधार पर या केवल फरेब के आधार पर मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया या हमारी भी कोई कमजोरियां जिसके आधार पर हम पराजित। चलिए, बीजेपी अपनी कमजोरी पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए चिंतन कर रही है। हमारे साथ चर्चा में रमेश वर्ल्यानी भी जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रमेश जी, आपने सुना उपासने जी कह रहे हैं कि वो अपनी कमजोरी पर काम करने के लिए या फिर सरकार ने झूठे वादे जो किए हैं या जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आपने जो कुछ नहीं किया उसे जनता के बीच लेके जाएं, इसके लिए चिंतन कर रही है। और उनका कहना है कि कांग्रेस की दिल्ली दौड़ जारी है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वाले मुगालते में जीने के आदी हो चुके हैं। 15 साल की सत्ता का नशा इनका उतरा नहीं है। अरे 15 साल में आपने आदिवासियों के लिए तो कुछ किया नहीं, वरन उनको लूटने का काम किया है। अब जो टाटा स्टील की जो जमीन आदिवासियों को वापस करनी चाहिए थी, वो तो रमन सिंह की लैंड पूल में रख रहे थे ताकि दूसरे उद्योगपतियों को बेच के वो मुनाफाखोरी कर सके। आदिवासी अंचल में जो लघु वन उपज उनका एकमात्र जीविका का सहारा है, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले 7 वस्तुओं को समर्थन मूल्य खरीदते थे, हम लोगों ने उसको कर दिया 51 वस्तुओं को। वहाँ फूड प्रोसेसिंग शुरू कर दी। महिला सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आदिवासी अंचल के विकास प्राधिकरण है, तो विकास प्राधिकरण में जो मुखिया होता है वो आदिवासी होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं रमन सिंह खुद बन के बैठे हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस परंपरा को बदलने का काम किया और वहाँ सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, दोनों विकास प्राधिकरण में आदिवासी समाज के प्रमुख व्यक्ति को बनाया ताकि आदिवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्या पर चिंतन करके उनका निराकरण हो सके। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि वो अपना आत्मावलोकन नहीं कर रही है, उसको सिर्फ चिंता है कि हम कैसे वापस सत्ता में आए। वो तो कह रहे हैं वर्ल्यानी जी, वो तो कह रहे हैं ना, उपासने जी ने कहा कि हम ये भी प्रयास कर रहे हैं जानने का कि हमसे कोई कमी रह गई या आपने जो घोषणा पत्र तैयार किया उसके झांसे में जनता आ गई। वो यही तो कह रहे थे अब से पहले। लेकिन सवाल ये है कि बस्तर को ही चुना जाता है जहां पर एक भी सीट बीजेपी के हाथ नहीं आई, लेकिन उस जगह पर चिंतन मंथन शिविर का होना, क्या लगता है आपको कांग्रेस में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उससे बीजेपी को कोई उम्मीद दिख रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले, आदिवासी अंचल में अब उनकी पूछ परख खत्म हो चुकी है। क्योंकि आदिवासियों के मन में भूपेश बघेल जी ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के आधार से विश्वास बना लिया है। और एक बार जब जनता का विश्वास हासिल होता है ना, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तोड़ने के लिए क्या है इनके पास? अब ये बोलते झांसे में आ गए, ये तो किसानों का अपमान है। आपने 2100 रुपया का आपने समर्थन मूल्य कहा था, आपने तो दिया नहीं 15 साल में। हमने 2500 कहा था, दिया, उसमें भी आपने अड़ंगा लगाया। क्या आप समझते हैं छत्तीसगढ़ के किसान इन सब चीजों को नहीं समझता है? क्या बस्तर का आदिवासी अपने हितों और शुभ चिंतकों के बारे में नहीं समझता है? नहीं, लेकिन वो भी सवाल उठा रहे हैं शराबबंदी के मुद्दे पर, वो सवाल उठा रहे हैं रोजगार भत्ते को लेकर, तो इन सवालों का क्या जवाब है? देखिए, ऐसा है, 5 साल के लिए घोषणा पत्र होता है, अभी 2.5 साल बीता है, उसको हम कर लेंगे। लेकिन जो हमने काम किया उसकी तो प्रशंसा करो। चलिए उपासने जी, आप प्रशंसा करेंगे कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने जो काम किए उससे जनता को लाभ हुआ? जो आदिवासियों की बात कह रहे हैं, यदि वास्तव में आदिवासियों का भला किया हुआ होता तो आज आदिवासी इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर नहीं दिखाई देते। रोज जिस प्रकार से आदिवासी आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, रोज प्रदर्शन के नेता लोग लगातार जो है आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। ये क्या कारण है कि आज आदिवासी जो है आर्थिक नाकेबंदी के लिए मजबूर हो गया? और जिस प्रकार से कहते हैं कि
को हमने उसका बनाया विकास प्राधिकरण का। केवल बनाने से नहीं होता, आपने वहां पर क्या किया है, बनाने का विकास प्राधिकरण तो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज बस्तर का स्वरूप बदला है तो भारतीय जनता पार्टी ने, सरगुजा का स्वरूप बदला है तो भारतीय जनता पार्टी ने, रायपुर का स्वरूप बदला है तो भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्या कर रहे हैं, वही जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हुए बस स्टैंड का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने हुए सारे निर्माण कार्यों का आप उद्घाटन कर रहे हैं। आपने क्या काम किया, एक ईंटा भी लगाने का काम सरकार नहीं कर रही है और केवल छलावा कर रही है और दिल्ली के दौड़ चल रही है। मुख्यमंत्री कौन बना रहे, ये पूरी कांग्रेस पार्टी पिछले 6-7 2 वर्षों से इसी काम में लगी है। 2.5 वर्ष जब से पूरा हुआ उसके आधे 6 महीने पहले से प्रदेश मुख्यमंत्री। चलिए, लेकिन आपको अभी भी ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ खामियां हैं और उसके आधार पर आप आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वरल्यानी जी, चुनाव आएंगे, कांग्रेस भी चुनाव में उतरेगी, लेकिन जो सारी चीजें या जो लूपहोल्स अभी दिख रहे हैं बीजेपी को, क्या उन्हें आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस ठीक कर लेगी? देखिए, जनता का अपार समर्थन कांग्रेस पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर तक दिखाई नहीं देगी आने वाले चुनाव में, और जो आज वर्तमान स्थिति 14 है वो भी सिमट कर और कम हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास। अगर देखा जाए, आदिवासियों की चिंता की बात की जा रही है। विनीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, आदिवासियों को उनका हक मिल सके, ये हर सरकार की मंशा होती है, सभी राजनीतिक दल इस पर बात करते हैं, चुनावी घोषणा पत्र में भी उसका जिक्र होता है, लेकिन अगर देखा जाए अभी भी मुद्दा यही है कि उन्हें कैसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। बिल्कुल नागरिक जी, करीब बात करी जाए तो बिल्कुल यहाँ 12 सीटें विधानसभा क्षेत्र की पूरी यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र पे है, और क्योंकि अब चुनाव के बहुत नजदीक समय है, आरोप और प्रत्यारोप की बात करती रहेगी। और अगर सिंगे जो लेके लगातार मुद्दे उठते रहे, आदिवासियों के जो आंदोलन की बात करी जाए, और अभी भी बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं, आदिवासी बहुत से 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार सड़क पे, तो कहीं ना कहीं एक विषय है और आदिवासी को संतुष्ट करना होगा। और दूसरी बात और करी जाए, बहुत अच्छी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास करने की बात कर रही है, क्योंकि अग्रिम भविष्य को चुनाव को देखते ही अगर अपनी गलतियों का एहसास करती है तो कहीं ना कहीं सुधार होगा और एक सकारात्मक परिणाम आगे आने की संभावनाएं बने रहेगी, क्योंकि वो मंथन कर रही है, वो हर एक बिंदुओं पे विचार कर रही है कि कहाँ पे ऐसी चूक हुई थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये तो दोनों दलों में चलना ही चाहिए। उपासने जी मेरे साथ हैं। उपासने जी, 15 साल बीजेपी ने शासन किया, 15 साल आप जनता से कनेक्ट रहे, जनता आप पर भरोसा जताती रही, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए, किसी को कोई समस्या ही ना हो? हम ये कभी नहीं कहते कि हम 15 साल भी ये कहते, कभी नहीं कहते थे कि कोई जादुई डंडा हमारे पास नहीं है कि हम सारी समस्याओं का हल कर दें, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को छत्तीसगढ़, सबसे बड़ी बात तो छत्तीसगढ़ का जो शोषण 70 साल तक हुआ, कांग्रेस के यहाँ से नेता बनते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे, केंद्रीय मंत्री बनते रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ को कभी उन लोगों ने चिंता नहीं की। आज यदि क्या आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था 70 वर्षों में नहीं हो सकती थी, क्या आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? 70 वर्ष की अवधि में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने आज बस्तर में कॉलेज, अस्पताल, सब प्रकार की सड़कों का जाल दिखाया, तो हम तो कहते हैं कि हमने उनकी बहुत समस्याओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, उनको दूर करना प्रारंभ किया, उनकी शिक्षा, और ये हमने विकास प्राधिकरण इसीलिए बनाए थे कि बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाने के उद्देश्य ये था कि सरकार उनके पास रहे, तो वो अपने अनुसार। उपासने जी, क्या आप वरल्यानी जी की इस बात से सहमत है? वो कह रहे हैं कि घोषणा पत्र 5 सालों के लिए, अभी 2.5 साल का समय है, जिन वादों पर, जिन घोषणाओं पर आप बात कर रहे हैं, हम वक्त रहते उसे पूरा कर लेंगे, आप भरोसा करेंगे उनकी इस बात पर? बात नहीं करते। आज टीएस बाबा जी का स्टेटमेंट देख लीजिए आप कि मैंने जन घोषणा पत्र बनाया, वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जब होगा तो मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। स्वयं जो है इनके मंत्री ही जो है इस प्रकार से कहते हैं कि जन घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ, जन घोषणा जनता के साथ आप छलावा कर रहे हैं। ये इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता भी कह रही है और इनके मंत्री भी कह रहे हैं। चलिए वरल्यानी जी, क्या आपके लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल है कि जब जनता सोचेगी उससे पहले विपक्ष सोच रहा है, लेकिन उसके पहले आपके ही परिवार के लोग सोच रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र पे काम नहीं किया? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात है। यदि हमारे किसी नेता को लगता है कि घोषणा पत्र में कुछ और काम बाकी है, उसके लिए दबाव बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जनता के हक में है, जनता के हित में है, इसमें बुराई क्या है? इनके यहाँ तो केवल एक चौकड़ी प्रशासन कर रही थी रमन सिंह जी के राज में। यहाँ तो कम से कम जन भागीदारी है, सब मंत्रियों की भागीदारी है, और सतत हम लोग निगाह रखे हुए हैं कि घोषणा पत्र में अमल हो। लोकतंत्र जो है वो मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया था। वरल्यानी जी,
जिसे आप आंतरिक लोकतंत्र बताते हैं पार्टी का, या कांग्रेस बताती है, कि मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी तरीके के आंतरिक लोकतंत्र के तहत ही अपनी बात रख रहे थे। तो क्या आप अन्य प्रदेशों में जो कुछ घटा घटनाक्रम उससे भी सबक लेते हैं? कांग्रेस पार्टी लेती है ऐसा सबक? देखिए, वो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में अपार हमें जनसमर्थन है और 3/4 सीटें हमारे पास हैं और कोई मनभेद नहीं है, ना मतभेद है। ये सब जो ऊपर दिखाई दे रहा है, अंदरूनी खाने सब में एकता है। हर कोई पार्टी और सरकार को मजबूती करने में लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि ऑपरेशन कमल चलाकर सत्ता के दबाव में, सीबीआई ईडी के दबाव में या पैसे दबाव में वो सरकार को तोड़ लेगी, तो छत्तीसगढ़ से समझ लें कि छत्तीसगढ़ में उनकी वो चाल सफल नहीं हो पाएगी। चलिए, और बहुत जनता देख शुक्रिया रही हमें है। समय देने के लिए। और अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार चिंतन शिविर करके आने वाले वक्त के लिए रणनीति तैयार कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे चिंतन शिविर नहीं बल्कि चिंता शिविर बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में किसका चिंतन काम आएगा और किसकी चिंता वाजिब निकलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।